हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अखिल कुमार राजपूत। वेलकम टू माई चैनल टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टडी। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में और एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने प्रोग्राम में किस प्रकार स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि स्विच स्टेटमेंट का यूज हम लोग क्यों करते हैं। स्विच स्टेटमेंट का यूज हम लोग उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार हम लोग एल्स इफ लैडर का यूज करते थे। एल्स इफ लैडर का ही मॉडिफाई रूप होता है स्विच स्टेटमेंट। जिस प्रकार हम लोग एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट में एक से अधिक कंडीशंस का यूज करते थे और हर प्रत्येक कंडीशंस के लिए अलग से ब्लॉक होता था, उसी प्रकार स्विच स्टेटमेंट में भी वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक की जाती है और फिर उस वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू को चेक करने के बाद उसके आधार पर स्विच स्टेटमेंट में कई केस होते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या होगा, वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक की जाएगी और उसके आधार पर कई केसेस होंगे। यदि वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू जब चेक की जाएगी तो उस वैल्यू को हम लोग केस से मैच करेंगे। तो जिस केस से वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच हो जाती है उस केस से रिलेटेड ब्लॉक के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट की भांति वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक की जाती है, फिर उस वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू के आधार पर कई केसेस होते हैं स्विच स्टेटमेंट में। और वैल्यू चेक करने के बाद वो वैल्यू जिस केस से मैच कर जाती है उस केस से रिलेटेड ब्लॉक्स के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। तो चलिए हमें स्विच स्टेटमेंट का और अच्छे से समझ लेते हैं उससे के सिंटैक्स से। तो चलिए हम लोग स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स देख लेते हैं कि स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होगी, किस प्रकार हम लोग स्विच स्टेटमेंट का अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स। तो जब हम लोग स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्विच कीवर्ड का यूज करते हैं। क्योंकि स्विच एक कीवर्ड है तो उस कीवर्ड के सभी लेटर स्मॉल लेटर में होंगे। फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन लिखेंगे, वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन, जिसके आधार पे हम लोग केस को मैच करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जो स्विच के बाद पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल और एक्सप्रेशन लिखे हैं इसकी वैल्यू चेक की जाती है। फिर जो इसकी वैल्यू के आधार पे जो हम लोग केस देंगे आगे वो उस केस को मैच करेगी। तो इसकी वैल्यू तो इससे वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू जिस केस से मैच हो जाती है तो उसके अंदर लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो हम लोग स्विच स्टेटमेंट का सेंटेंस पूरा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्विच कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल और एक्सप्रेशन लिख लेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे, फिर हम लोग पहला केस बनाएंगे। तो केस भी एक कीवर्ड होता है, तो केस कीवर्ड के सभी लेटर स्मॉल लेटर में होंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर पहला केस बना लेंगे। यदि वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू इंटीजर टाइप की है तो हम लोग केस भी इंटीजर टाइप के ही देंगे। यदि कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा तो वहाँ पे हम लोग केस के आगे कैरेक्टर देंगे। बट और स्विच स्टेटमेंट फ्लोट वैल्यू के साथ वर्क नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पे फ्लोट वैल्यू का यूज नहीं कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट में। तो हमने यहाँ पे दे दिया केस स्पेस करके 1 और इसके बाद हम लोग कॉलन का यूज करते हैं। कॉलन का यूज करने के बाद इस केस के अंदर हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जो भी हमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने होंगे पहले केस के आधार पे। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, तो स्टेटमेंट 1 हमने कर दिया और प्रत्येक केस के बाद हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं और स्टेटमेंट लिखने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना आवश्यक होता है। तो हम लोग इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज कर लेंगे। फिर इसी प्रकार हम लोग दूसरा केस भी बनाएंगे, केस 2,
अब कॉलन लगाएंगे, फिर स्टेटमेंट सेकंड लिखेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। फिर इसके बाद भी हमें एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम कितने भी केसेस ले सकते हैं। यदि हमें प्रोग्राम में 5 केस की आवश्यकता है तो हम लोग 5 केस भी लिख सकते हैं। 10 केस की जरूरत है तो हम लोग 10 केस भी लिख सकते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम की नीड के आधार पर केस को बना सकते हैं अपने प्रोग्राम में। इसके बाद हम लोग डॉट डॉट कर लेते हैं। यदि और केस की हमें अपने प्रोग्राम में आवश्यकता होगी तो और भी हम लगा सकते हैं। फिर लास्ट में जब वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं करती है तो उस स्थिति में डिफॉल्ट केस वर्क करता है। तो यहाँ पे हम लोग एक डिफॉल्ट केस भी बना लेते हैं। तो लिखेंगे डिफॉल्ट और डिफॉल्ट के बाद भी हम लोग कॉलन लगाएंगे। फिर इसके बाद भी एक स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे और लास्ट में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स। तो ए था स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में सबसे पहले हम लोग स्विच कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू देंगे। जिस वेरिएबल या फिर जिस एक्सप्रेशन के आधार पर हमें केस को एग्जीक्यूट कराना होगा तो उस वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे अब वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक होगी। फिर जब जो भी वैल्यू चेक होने के बाद आएगी वो वैल्यू केस से मैच करेगी। तो वैल्यू जिस केस से मैच कर जाएगी तो उस केस के अंदर लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। यदि वेरिएबल की वैल्यू 1 आ गई तो वेरिएबल की वैल्यू हो गई 1। तो किस केस से मैच कर रही है? 1 केस फर्स्ट से। तो केस फर्स्ट से जब वैल्यू मैच कर गई तो क्या होगा? केस 1 के अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और केस 1 के अंदर लिखा स्टेटमेंट यानी 1 है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमें मिल रहा है ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा? इसके बाद प्रोग्राम कंट्रोल को सीधे स्विच स्टेटमेंट के बाहर कर देगा। तो जैसे ही वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आई तो इसके बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को केस से मैच करेगा। तो जिस केस से वैल्यू मैच हो जाती है उस केस से रिलेटेड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जैसे कि अगर यदि वेरिएबल की वैल्यू 1 आ जाती है तो पहला केस एग्जीक्यूट होगा। यदि वेरिएबल की वैल्यू 2 आ जाती है तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा। यदि वेरिएबल की वैल्यू 3 आ जाती है तो केस 3 से रिलेटेड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। और यदि वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 आ जाती है और उस वैल्यू के लिए हमने कोई पर्टिकुलर केस नहीं बनाया है तो उस स्थिति में कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्या होगा? उस स्थिति में डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जब कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा तब कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा? डिफॉल्ट केस। तो डिफॉल्ट केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगाए हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? प्रोग्राम कंट्रोल को स्विच के बाहर ले जाता है। ये और लास्ट में हम लोग जो डिफॉल्ट केस लगाते हैं उस डिफॉल्ट केस में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लगाएं अथवा ना लगाएं, इट्स नॉट कंपलसरी। तो ये क्या होता है? ऑप्शनल होता है। लास्ट में डिफॉल्ट केस के साथ ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना हमारे लिए ऑप्शनल है। बट उससे पहले के केसेस के बाद हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना जो बहुत जरूरी होता है। यदि हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे तो क्या हो गया? केस जैसे वेरिएबल की वैल्यू 1 है, 1 मैच हुई तो पहला केस एग्जीक्यूट हुआ और मान के चले यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो ब्रेक स्टेटमेंट ना होने के कारण केस 1 के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे और केस 2 के स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इस स्थिति में हम लोग का प्रोग्राम हो जाएगा गलत। इसलिए हमें प्रत्येक केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना नेसेसरी होता है। और बट डिफॉल्ट केस के बाद हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, हमारे लिए ऑप्शनल होता है। तो ए था सिंटैक्स स्विच स्टेटमेंट का। तो स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या कहता है? सबसे पहले हमें स्विच कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, फिर अपना उससे स्विच स्टेटमेंट के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखेंगे जिसके आधार पे हमें केस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फिर अपने प्रोग्राम की नीड के आधार पे हम लोग केसेस बना लेंगे हम अपने प्रोग्राम में। और फिर सभी केसेस बनाने के बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? एक डिफॉल्ट केस दे देंगे। यदि कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा तो उस स्थिति में डिफॉल्ट केस वर्क करता है। ये था आपका स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड सिंटैक्स।
तो अब हम लोग इस सिंटैक्स का अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम लोग स्विच स्टेटमेंट के सिंटैक्स का यूज करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट का एक सिंपल सा प्रोग्राम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम लोग का प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यूजर द्वारा रोल नंबर इनपुट कराना है, फिर उस रोल नंबर के आधार पे हमें उस रोल नंबर से रिलेटेड स्टूडेंट्स के नाम को प्रिंट करना है। तो चूंकि यहाँ पे हमें यूजर द्वारा रोल नंबर इनपुट कराना है तो स्कैनर क्लास को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं स्कैनर क्लास को, लिखेंगे इंपोर्ट जावा .util.scanner। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग एक क्लास बनाएंगे, तो क्लास डेमो 4 एक क्लास बन गई। इसके बाद हम लोग मेन फंक्शन बनाएंगे। तो मेन फंक्शन है हम लोग का पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। इसके बाद हम लोग पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रिंग args और एरे टाइप का है चूंकि, तो सबस्क्रिप्ट लगा देंगे। और इसके बाद हम लोग मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक वेरिएबल की जरूरत है इंटीजर टाइप के, तो हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं इंट रोल नंबर। तो यहाँ पे यूजर द्वारा इनपुट कराए गए रोल नंबर को स्टोर करेंगे, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग पैरामीटर पास कर देंगे सिस्टम डॉट इन। इसके बाद हम लोग यूजर को एक मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन के थ्रू। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लिखेंगे और यूजर को एक मैसेज दे देंगे एंटर रोल नंबर। तो यूजर को मैसेज मिल जाएगा एंटर रोल नंबर। इसके बाद यूजर क्या करेगा, रोल नंबर इनपुट कराएगा। तो रोल नंबर को जब यूजर इनपुट कराएगा तो उसे हम स्टोर कर लेंगे रोल नंबर नाम के वेरिएबल में। तो रोल नंबर इज इक्वल sc डॉट नेक्स्ट इंट मेथड। तो यहाँ पे किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग नेक्स्ट इन मेथड का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट इन मेथड का यूज करते हम लोग वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे स्विच कीवर्ड का यूज करेंगे। फिर जिस वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन के आधार पर केस से वैल्यू मैच करानी है उस वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमें यहाँ पे रोल नंबर नाम के वेरिएबल के आधार पर केसेस एग्जीक्यूट करने, तो हम लोग रोल नंबर नाम का वेरिएबल लिख दिए। इसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, स्विच स्टेटमेंट को ओपन करेंगे और पहला केस बनाएंगे। तो पहला केस हम लोग पहले केस की वैल्यू दे देते हैं 101 और कॉलन का यूज कर लेंगे। और इसके बाद इसी के अंदर हम लोग मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। प्रिंट एलएन के बाद हम लोग लिखेंगे राम और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके पैरेंथेसिस को क्लोज करके सेमीकोलन लगा देंगे और फिर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा केस बनाएंगे। तो दूसरा केस हम लोग बना लेते हैं। तो दूसरे केस की वैल्यू हम लोग दे देंगे केस 102 और कॉलन लगा देंगे। इसके आधार पे भी इसके लिए भी एक हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और इसके अंदर हम लोग मैसेज दे देंगे श्याम और क्लोज कर देंगे। इसके बाद भी हम लोग एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लेंगे। और यदि किसी भी केस से वैल्यू मैच नहीं करती तो उस स्थिति में हमें एक डिफॉल्ट केस भी बनाना पड़ता है। तो हम लोग डिफॉल्ट केस भी बना लेंगे डिफॉल्ट कॉलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन रोल नंबर। यूजर को मैसेज मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लेंगे और स्विच स्टेटमेंट को क्लोज करके मेन फंक्शन को भी क्लोज कर लेंगे और क्लास को भी एंड में क्लोज कर लेंगे। तो ये था जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर द्वारा रोल नंबर इनपुट करा रहे हैं और उस रोल नंबर के आधार पर स्टूडेंट के नाम को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। यदि यूजर रोल नंबर 101 या फिर 102 इनपुट करता है तो उस वैल्यू के आधार पर केस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यदि रोल नंबर 101 या 102 के अलावा यूजर कोई अदर रोल नंबर इनपुट करता है तो उस स्थिति में क्या होगा, डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा और मैसेज मिल जाएगा यूजर को, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग रोल नंबर। तो हम इससे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा लेते हैं। किस प्रकार प्रोग्राम वर्क करेगा, तो सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम में स्कैनर क्लास की आवश्यकता थी, तो हमने स्कैनर क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के बाद हमने एक खुद की क्लास बनाई, तो क्लास का नाम हमने दे दिया डेमो4। फिर उस क्लास के अंदर हमने एक मेन फंक्शन बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिए स्ट्रिंग args और सब स्क्रिप्ट लगा के पैरेंथेसिस को क्लोज करके आगे हमने मेन फंक्शन के अंदर अपने प्रोग्राम को डेवलप किया। तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल की आवश्यकता थी रोल नंबर नाम की, जिसमें हम लोग यूजर द्वारा इनपुट कराए गए रोल नंबर को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन में एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम लोग रोल नंबर को इनपुट करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या किए हैं, स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट पास किया सिस्टम डॉट इन, और इसके बाद हमने यूजर को मैसेज दिया है। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए या फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मेथड का, और इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग जो मैसेज देना होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैसेज दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया इंटर रोल नंबर, तो यूजर को मैसेज मिल जाएगा इंटर रोल नंबर। चूंकि हमने यहाँ पे प्रिंट ln मेथड का यूज किया तो कर्सर न्यू लाइन पे मूव हो जाएगा और यूजर इसके बाद क्या करेगा, कोई ना कोई रोल नंबर इनपुट करेगा। तो मान के चलते यूजर ने रोल नंबर इनपुट कर दिया 104, तो यूजर ने क्या कर दिया, रोल नंबर इनपुट किया 104, तो रोल नंबर जो इनपुट किया होगा यूजर ने वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। कौन से वेरिएबल में, रोल नंबर नाम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो गई होगी 104। इसके बाद स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और स्विच स्टेटमेंट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग उस वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन को लिखते हैं जिसके आधार पे हमें अपने केसेस को एग्जीक्यूट करना होता है। तो यहाँ पे हमने रोल नंबर नाम के वेरिएबल को दे दिया जिसकी वैल्यू के आधार पे हमें केसेस को एग्जीक्यूट कराना है। तो जो रोल नंबर नाम के वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू केस के वैल्यू से चेक होगी और जिस केस की वैल्यू से मैच कर जाएगी वैल्यू तो उस केस से रिलेटेड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। यदि रोल नंबर नाम के वेरिएबल की वैल्यू 101 आ जाती है तो वैल्यू किस केस से मैच कर रही है, केस फर्स्ट से। केस फर्स्ट की हमने वैल्यू दे रखी है 101 और रोल नंबर नाम के वेरिएबल की वैल्यू है 101, तो दोनों वैल्यू हो गई है सेम। तो क्या होगा उस स्थिति में, केस फर्स्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। बट यहाँ पे यूजर ने रोल नंबर की वैल्यू क्या दी है 104, तो पहले केस से वैल्यू मैच नहीं हो रही है तो पहले केस के अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसके बाद सेकंड केस को चेक किया जाएगा, तो सेकंड केस में सेकंड केस की वैल्यू है 102 और रोल नंबर की वैल्यू है 104, तो यहाँ भी सेकंड केस की वैल्यू से भी रोल नंबर नाम के वेरिएबल की वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तो सेकंड केस के अंदर लिखे स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। फिर यदि उसके आगे और भी केसेस लिखे हैं तो उन सभी केसेस से वैल्यू मैच होगी। मैच करने के बाद यदि वैल्यू मैच कर जाती है तो उसके अंदर के लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और यदि वैल्यू मैच नहीं करती है तो लास्ट में डिफॉल्ट केस लिखा होगा, तो उस स्थिति में डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने दो ही केस दे रखे थे 101 और 102, तो इन दोनों से वैल्यू मैच नहीं हुई है, तो इस स्थिति में क्या होगा, डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। तो डिफॉल्ट केस के बाद हमने एक मैसेज दे रखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के अंदर रॉन्ग रोल नंबर। तो इस स्थिति में जब किसी भी केस से वैल्यू मैच नहीं हुई है तो डिफॉल्ट केस वर्क करेगा और डिफॉल्ट केस के अंदर लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो डिफॉल्ट केस के अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यूजर को मैसेज मिल जाएगा रॉन्ग रोल नंबर।
यानी कि आपने जो रोल नंबर इनपुट किया है वो गलत है। इसके बाद यूजर फिर से रोल नंबर इनपुट करेगा और सही करेगा। तो मान के चलते हैं दोबारा से यूजर ने नया रोल नंबर इनपुट किया, मान के चलते हैं दोबारा से यूजर ने क्या रोल नंबर इनपुट किया 102। तो जब यूजर दोबारा से रोल नंबर इनपुट कराएगा तो फिर से वैल्यू मैच करेगी। यदि रोल नंबर नाम के वेरिएबल की वैल्यू पहले केस के वैल्यू से मैच कर जाती तो पहले केस से रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रोल नंबर नाम के वेरिएबल की वैल्यू है 102 और पहले केस की वैल्यू है 101, तो यहाँ वैल्यू मैच नहीं हो रही है। इस स्थिति में पहले केस से रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। फिर इसके बाद सेकंड केस को मूव करेंगे तो सेकंड केस की वैल्यू जब यदि मैच कर जाएगी तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं केस सेकंड की वैल्यू है 102 और रोल नंबर नाम के वेरिएबल की भी वैल्यू 102 यूजर ने इनपुट की थी, तो क्या हुई वैल्यू मैच कर गई। तो सेकंड केस से रिलेटेड स्टेटमेंट जो भी होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है हमने system.out.println। तो इस मेथड के अंदर जो भी हमने मैसेज दे रखा होगा वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो हमने मैसेज दे रखा था स्टूडेंट का नाम क्या है श्याम, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा श्याम। और इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, प्रोग्राम कंट्रोल को सीधे स्विच स्टेटमेंट के बाहर कर देगा। आई होप आपको स्विच स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उसका सिंटैक्स क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट लोग किस सिंटैक्स का यूज करते हैं और स्विच स्टेटमेंट का हम लोग अपने प्रोग्राम में किस प्रकार इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी आपको किसी भी प्रकार का किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेहिचक बता सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें ताकि बाकी के स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके और अपने स्टडी को वो कंटिन्यू रख सकें। धन्यवाद।